अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम लोग एसिड बेस क्यूबी वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, हम लोग वो स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने सबसे पहले एसिड बेस कॉन्सेप्ट देखे थे, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। आर्हेनियस हो गया, लोरी ब्रोंस्टेड हो गया, लक्स फ्लड हो गया, ठीक है। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके बाद हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस भी देखी थी। आज हम देखते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर क्या सिमिलरिटीज हो सकती हैं या क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। वो वहाँ पे भी तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से ही हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होती है कि एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन करती है और दूसरी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। तो फिर आपको पता है एसिड क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी होती है और बेस क्या होते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती हैं। तो इनके दरमियान में क्या सिमिलरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंस है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एसिड बेस रिएक्शंस के अंदर, तो उसको हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है पीएच स्केल और पीएच के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। कि ऑक्सीडेशन क्या हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। while reduction is a process in which one or more electron are added to a substance। कि रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्पीशी के अंदर ऐड अप हो रहे होते हैं। More broadly, a chemical reaction resulting in a change in the electrical charges on the reacting particle may be called as a reduction oxidation और redox reaction for short। कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है या इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो चेंज हो रही है, तो वो हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं, यहाँ से हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। The substance which furnishes the electron is oxidized and the substance receiving electron is reduced। कि जिस जिस मटेरियल के अंदर से, जिस सब्सटेंस के अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, वो उसकी होती है ऑक्सीडेशन या वो ऑक्सीडाइज स्पीशीज है, ठीक है। और जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है वो क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। Consequently, those substances which donate electron easily आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जब कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो वो उसकी खुद क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। और दूसरे को वो क्या कर सकता है? रिडक्शन कर सकता है, ठीक है। यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे को दे रहा है, वो डोनेट कर रहा है, तो दूसरा स्पीशी तो क्या कर रही है? उसे एक्सेप्ट करिए ना, तो इसीलिए दूसरी स्पीशी जो है उसकी रिडक्शन होगी। और ये जो पहले वाली स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही होती है, वो हम उसको क्या कह सकते हैं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी ये दूसरे सब्सटेंस की रिडक्शन कर सकता है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा पहले भी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे भी सिंपली कि जो स्पीशी खुद ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो दूसरे की रिडक्शन कर रही होती है, वो रिडक्शन काज करती है दूसरे की, तो इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एंड those species which accept electron readily are term are एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कि वो स्पीशी जो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही होती है उसकी खुद क्या होती है? रिडक्शन, लेकिन दूसरे की क्या करेंगी? ये ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। द ड्राइविंग फोर्स फॉर रिडॉक्स रिएक्शन इज द एफिनिटी फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर इलेक्ट्रॉन। की इनके दरमियान में ड्राइविंग फोर्स क्या कि क्यों होता है कि हमारे पास ये उस अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन से अफिनिटी की वजह से कि कौन सी स्पीशी कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या? खुद तो उसकी रिडक्शन होनी है, ठीक है। तो यानी कि स्पीशी कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है, उसकी बेस के अंदर इनकी जो है ना रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इन अ समवट एनालॉगस फैशन the G. N. Lewis concept of acid bases describe a base as any substance having a pair of electrons which it can donate to establish a coordinate bond। ठीक है, हमने लेवस कंसेप्ट देखा है कि बेस वो स्पीशी है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब ये इसको डोनेट करती है तो आपको देखा कि जब भी कोई स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, ठीक है। और एसिड क्या है हमारे पास? एसिड एज एन एनी सब्सटेंस विच में एक्सेप्ट force of the reaction
इज द एफिनिटी ऑफ द एसिड फॉर द इलेक्ट्रॉन के एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। यानी बेस जो है इलेक्ट्रॉन डोनर है और जो एसिड है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड एसिड बेस रिएक्शन इज क्लियरली इंडिकेटेड। बोथ एसिड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जिबिट एन अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन कि एसिड ने भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हैं, ठीक है, यानी जिनकी खुद क्या होगी रिडक्शन, तो रिडक्शन उस टाइम होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, अफिनिटी ज़्यादा है। टू दिस एक्सटेंट दे आर बोथ आर डिस्क्राइब एज बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग इन देयर नेचर। इन लाइक मैनर द बेसिस और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, इनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहती हैं, ठीक है। यानी और रिड्यूसिंग एजेंट को कौन होता है, जिसकी अपनी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और ऑक्सीडेशन भी क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बेसिस भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करिए। बेसिस एंड रिड्यूसिंग एजेंट आर डेजिग्नेटेड एज इलेक्ट्रोडोटिक या इलेक्ट्रॉन गिविंग एजेंट, ठीक है। अब ये दोनों ऐसे ही आगे से सिमिलर ही आगे इनके कॉन्सेप्ट। द एनालॉजी बिटवीन द two types of reaction lead to the expectation that reactant may display either oxidation reduction or acid base properties depending upon the substance with which it reacts, ठीक है। ये दोनों के दरमियान में हमारे पास क्या है, एनालॉगी है कि सिमिलर बिहेवियर थोड़ा सा है। तो यहाँ तो जो स्पीशी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन शो कर रही होगी या प्रॉपर्टी शो कर रही है, या फिर हमारे पास एसिड बेस प्रॉपर्टी शो कर रही है, ठीक है। An excellent example of behavior of this kind is the action of silver ion as either an acid or oxidizing agent. ये डिपेंड कर रहा है स्पीशी के ऊपर कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रही है या एसिड के तौर पे एक्ट कर रही है। इन इट्स रिएक्शन विद द हाइड्रोक्साइड आयन, हमारे पास क्या है कि ये जब ये बेस हाइड्रोक्साइड आयन आपको पता है बेस के तौर पे एक्ट करता है, ठीक है, बेस है, तो इसका मतलब है कि जब सिल्वर आयन उसके साथ एक्ट कर रहा है तो एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है, कि बेस अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, ठीक है, सिल्वर की तरफ, कि जो OH आयन के पास हमारे पास लॉन पेयर है वो बेस अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एसिड को डोनेट करेगी। द सिल्वर आयन एक्ट एज एन एसिड इन एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोक्साइड आयन। इट रिएक्ट्स सिमिलरली विद द अमोनिया टू फॉर्म टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास क्या है कि अमोनिया भी हमारे पास बेस है जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब है ये अमोनिया जो है बेस है जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है सिल्वर को डोनेट कर रही है। अब दो अमोनिया मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं और सिल्वर के साथ जो है दो अमोनिया मॉलिक्यूल अटैच हो रहे हैं, ठीक है। अब यही सिल्वर मॉलिक्यूल जो है ये सिल्वर आयन जो है हमारे पास वो एक्ट कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी। टुवर्ड रिड्यूसिंग एजेंट दिस सिल्वर आयन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जब ये रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ अफिनिटी में है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास सिल्वर आयन है और उसके साथ है रिडक्टेंट जो है हमारे पास वो कॉपर है, तो मीन कॉपर यहाँ पे क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडेंट जो है आप उसको कह लें कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या होगा यहाँ पे कि कॉपर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं आप सिंपली, ठीक है, तो क्या होगा कॉपर की क्या होगी ऑक्सीडेशन, ठीक है, कॉपर की अपनी ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसीलिए ये दूसरे की क्या हो रहा है रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, रिडक्टेंट के तौर पे एक्ट कर रहा है। कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अल्यूमिनियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए, ठीक है, और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए थे वो क्या किए सिल्वर ने एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है, तो वो सिल्वर +1 स्टेट से 0 स्टेट पे आ गई, यानी 2 सिल्वर आयन थे तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 सिल्वर के एटम बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर की क्या हो रही है, सिल्वर क्या कर रही है इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, तो सिल्वर की हो रही है रिडक्शन, और इसीलिए ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली
अब ये डिपेंड कर रहा था कि सिल्वर के साथ जो दूसरा मटेरियल है उसकी एनवायरनमेंट क्या है, उसकी अफिनिटी क्या है। अगर बेस है, ठीक है, तो ये एसिड के तौर पे काम करेगी। अगर इसके साथ जो है रिड्यूसिंग एजेंट अटैच हुआ हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेगी, ठीक है। सिमिलरली सल्फाइड आयन मे बिहेव एज आइदर अ बेस और रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिएक्शन पार्टनर, कि ये डिपेंड किसके कर रहा है कि उसके इन्वायरमेंट में जो स्पीशी है वो कैसी है। जैसे हमारे पास सल्फाइड आयन है और वाटर है, ठीक है, बेस से क्या करना है, अपने लॉन पेयर को डोनेट करना है, ठीक है। तो वाटर क्या है, लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वाटर एक्सेप्ट करे तो यहाँ पे ये बनेगा H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बननी है, ये H2O लिखा हुआ है, यहाँ पे S आएगा। अब इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा कि S आएगा यहाँ पे, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और हाइड्रोजन को के साथ मिलकर बॉन्ड बना लिया, H2S गैस बना ली, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, हाइड्रोक्सिल आयन रह गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी एक्ट कर सकता है, और क्यों, इसके साथ अगर हमारे पास ऑक्सीडेंट है हमारे पास अगर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेंट हमारे पास, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, फेरिक साइनाइड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं सल्फर से, ठीक है, और क्या हो रहा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है तो उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और जो दूसरी स्पीशी है उसकी हो रही है हमारे पास रिडक्शन, के वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ठीक है। तो आयरन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है कि +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है वो वहाँ पे, ठीक है। The difference between the two behavior is that an electron pair is shared by the two reactants इन दी एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो शेयर्ड होता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको पता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, बट get transfer completely from one reactant to the other in the redox reaction। लेकिन redox reaction में क्या है कि completely इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और एसिड बेस में क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों स्पीशी के दरमियान में शेयर हो रहा होता है। Thus the distinction between the both type of behavior is the matter of definition involving exist in the Usanovich treatment, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कि मैटर जो है वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है, यानी कि उनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है या वो कम्प्लीटली ट्रांसफर हो रहा है। दिस कंसेप्ट इंक्लूड्स बोथ टाइप ऑफ रिएक्शन एज एसिड बेस्ड सिस्टम एंड नो डिफरेंशिएशन इज मेड बिटवीन देम। अगर हम उस सैनोविच ट्रीटमेंट देखें तो वहाँ पे वो जो है एसिड बेस्ड ट्रीटमेंट और रिडॉक्स सेक्शन के दरमियान में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं दी जा रही, लेकिन यहाँ पे अगर आप लोगों को क्लियर हो गया कि एसिड बेस रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। नो डाउट ट्रांसफ़र या कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि इन्वॉल्व क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशंस जो हैं वो इन्वॉल्व हैं या इलेक्ट्रॉनिक चेंज आ रहा है स्पीशीज़ के अंदर, तो वो इन्वॉल्व हैं। लेकिन एसिड बेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे होते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शंस के अंदर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर, वो क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, और फिर पीएच की तरफ से लेंगे हम लोग, ठीक है। वी नो दैट वाटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट। वन ऑफ इट्स स्पेशल प्रॉपर्टीज इज इट्स एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड एंड बेस वाटर फंक्शन, ठीक है। ये वाटर जो है एसिड के तौर पे भी एक्ट कर सकता है और बेस के तौर पे भी एक्ट करता है, ठीक है। अब अगर स्पीशी एसिडिक है तो वाटर क्या करेगा, एक्ट करेगा एज अ बेस। अगर कोई स्पीशी बेस है तो ये वाटर क्या एक्ट करेगा, एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, ठीक है। एज अ बेस इन द रिएक्शन विद द एसिड सच एज HCl एंड एसिटिक एसिड के साथ ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा, एंड इट्स फंक्शन एज एन एसिड
इन रिएक्शन विद द बेसिस सच एज अमोनिया, ठीक है। NH3 है, ये 3 जो है H के साथ आना है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लें, सही कर लीजिएगा। तो क्या है, बेस के साथ ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा और एसिड के साथ ये बेस के तौर पे एक्ट करेगा। वाटर टू हैज़ अ टेंडेंसी टू आयनाइज, वाटर की अपनी एबिलिटी भी होती है कि ये आयनाइज हो जाए, ठीक है, लेकिन बहुत कम मॉलिक्यूल जो है ना ऑटोमेटिकली आयनाइज होते हैं। द आयनाइजेशन ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एट फॉलो कि वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल हैं तो एक क्या जो बॉन्ड है वो ब्रेक आउट हो जाता है हाइड्रोजन के साथ, तो ये क्या बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, और दूसरा रिमेनिंग हमारे पास क्या रह जाता है OH नेगेटिव आयन, या सिंपली आप इसको H पॉजिटिव भी आयन लिख सकते हैं और OH नेगेटिव आयन लिख सकते हैं। द फार्मूला ऑफ द फर्स्ट वाटर मॉलिक्यूल वाज purposely written as HOH टू इलस्ट्रेट हाई आयनाइजेशन अकर, कि हम जस्ट यहाँ पे इसको वाटर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक आउट होगा। एक्सप्रेसिंग द हाइड्रेटेड प्रोटॉन एज H पॉजिटिव रेदर देन हाइड्रोनियम आयन HCO पॉजिटिव लिखने के बजाय हम इसको H पॉजिटिव भी लिखते हैं। We can write the equilibrium constant for the auto ionization of water, कि वाटर की आयनाइजेशन के लिए हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो आपको पता है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट लिखते हैं, तो प्रोडक्ट में हमारे पास आयनाइज स्पीशीज आई मीन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन है, और डिवाइड कर देंगे हम वाटर की कंसंट्रेशन से। आपको पता है वाटर कांस्टेंट होता है, तो Kc के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी कोई कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा, तो ये Kc की बजाय हम इसको कह देंगे Kw, यानी आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर आ जाएगा, इसको हम आयनिंग प्रोडक्ट कांस्टेंट भी कहते हैं। Since a very small fraction of water molecule are ionized, the concentration of water remain virtually unchanged. Therefore, कि Kc को वाटर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो Kw बन जाएगा, which is equal to concentration of H positive ion and concentration of OH negative ion, ठीक है। The new equilibrium constant Kw is called ionic product constant, which is the product of molar concentration of H positive and OH negative ion एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। इन प्योर वाटर एट 25 सेंटीग्रेड the concentration of H positive and OH ions are equal and found to be H positive concentration कितनी होती है 1 × 10⁻⁻7 मोलर, और जब दोनों की कंसंट्रेशन नॉर्मल टेम्परेचर जो 25 टेम्परेचर है इक्वल है, तो इसका मतलब है OH की कंसंट्रेशन भी हमारे पास कितनी होगी 1 × 10⁻⁻7 मोलर, ठीक है। दस फ्रॉम द अबव इक्वेशन जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे Kw की वैल्यू क्या आ जाती है 1 × 10⁻⁻7 को मल्टीप्लाई करें 1 × 10⁻⁻7 के साथ, तो इसकी वैल्यू आएगी 1 × 10⁻⁻14। देखिए आप टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसको टेम्परेचर साथ लिख रहे हैं कि ये 25 सेंटीग्रेड पे हम इसकी बात करें। जब हमारे पास whenever concentration of H positive ion is equal to the concentration of OH negative ion, the aqueous solution is to be neutral, कि हमारे पास जो वाटर सोल्यूशन है वो न्यूट्रल होगा। अगर इसमें से किसी भी एक स्पीशीज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, H पॉजिटिव ज़्यादा होगा तो वो एसिडिक होगा, अगर OH नेगेटिव ज़्यादा होगा तो क्या होगा बेसिक होता है, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल में दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है इक्वल होती है। इन एन एसिडिक सोल्यूशन देयर इज एन एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आयन, ठीक है, यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है OH नेगेटिव आयन से। इन अ बेसिक सोल्यूशन देयर इज एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी OH आयंस जो है ग्रेटर है एज कम्पेयर टू H पॉजिटिव आयन के। इन प्रैक्टिस वी कैन एडजस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द either H positive or OH negative ion in a solution, but we cannot vary both of them independently, या हम इसकी कंसंट्रेशन को एडजस्ट तो कर सकते हैं लेकिन हम इसको इंडिपेंडेंटली वेरी नहीं कर सकते। मीन कि अगर आप एसिड बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बेस कम हो जाएगा, अगर आप बेस बढ़ाओगे तो एसिड कम हो जाएगा कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जो है यानी इंडिपेंडेंट नहीं होते ये एक दूसरे के, तो ये आपस में लिंक कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। we adjust the solution so that H is equal to 1 × 10⁻⁻6 molar
the OH नेगेटिव कंसंट्रेशन मस्ट बी चेंज। ठीक है, कि अब हमने क्या किया कि किसी एक की कंसंट्रेशन हमें मालूम है तो हम दूसरे की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हमें मालूम है, हमें टोटल कंसंट्रेशन मालूम होती है, यानी KW की वैल्यू मालूम है। हम इक्वेशन को रीअरेंज करें तो क्या होगा कि OH नेगेटिव आयन क्या बन जाएगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 × 10⁻⁻8, क्योंकि इक्वेशन में ये डिवाइड हो रहा है 1 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻6, तो ये ऊपर जाएगा -6 तो +6 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -6 14 में से +6, तो ये रिमेनिंग हमारे पास 10⁻⁻8 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ यानी हमने क्या किया कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज की तो उसके लिहाज से ऑटोमेटिकली OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी चेंज होगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट बिकॉज KW is an equilibrium constant, its value changes with temperature. KW increase with increase in temperature because the ionization of water is endothermic. ठीक है, कि जितना हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उतने ही वो एनर्जी जो है वो वाटर मालिक्यूल को मिलेगी, वहाँ पे वो उसकी ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाएगी और उसकी आयनाइजेशन भी होती जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमारे पास क्या है KW की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, यानी उसकी आयनाइजेशन भी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा ये देखें, एट 40 सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। वैल्यू कितनी आ गई KW की, पहले ओरिजिनली क्या थी 1 × 10⁻⁻14 थी, अब क्या होगी 3 × 10⁻⁻14 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब है KW की वैल्यू क्या होगी 3.8 × 10⁻⁻14, यानी 1 की बजाय 3.8 होगी, उसकी आयनाइजेशन ज़्यादा हो गई है। लेकिन अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, ठीक है, H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की, तो इसका मतलब है ये भी हाफ हाफ हो जाएगी दोनों की, लेकिन इंक्रीज भी हो सकती है कि जैसे हमने ऊपर एक स्पीशीज इंक्रीज किया तो दूसरी की डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन अभी हम जस्ट दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन कह रहे हैं। सिंस दिस सॉल्यूशन इज स्टिल न्यूट्रल, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, देयरफॉर एट दिस टेम्परेचर द कंसंट्रेशन आर, कि हमने अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो उसका क्या आ जाता है हाफ होगा, तो ये क्या होता है हमारे पास 1.9 × 10⁻⁻7 मोलर आ जाएगी। इसी तरह OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन भी हमारे पास 1.9 × 10⁻⁻7 आ जाएगी। तो लेकिन अगर हम टेम्परेचर का कंपैरिजन करें तो हमारे पास क्या, a neutral solution at 40 centigrade will have higher H positive ion concentration। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 40 सेंटीग्रेड पे 1.9 × 10⁻⁻7, देन द न्यूट्रल सॉल्यूशन एट 25 सेंटीग्रेड, वहाँ पे क्या थी 1 × 10⁻⁻7 मोलर। ठीक है, यानी कि ये कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ये नीचे आप लोगों को कंसंट्रेशन दी हुई है, ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने देखने हैं। ठीक है, कि आपको OH आयन की कंसंट्रेशन दी गई है और H आयन की कंसंट्रेशन आप लोग निकालनी है, KW की वैल्यू मालूम होती है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, ये आप लोगों ने करने हैं। ये अभी यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको बताया कि ये एसिडिक सोल्यूशन है या बेसिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, अभी ये pH के भी आएंगे हमारे पास, वो भी आप लोगों ने करने हैं। अब हम देखते हैं कि pH क्या है, a measure of acidity। ठीक है, since the concentration of H positive and OH negative ion are frequently very small number, ये 10⁻⁻4 -7 में दिए हैं। ठीक है, यानी कि 10 की पावर -7 में है, या टोटल वैल्यू हमारे पास 10⁻⁻14 में आती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसा स्केल बना लें कि जो हम इजीली उसको विदाउट ये जो फ्रैक्शनल नंबर है उसके बजाय इसको स्टडी कर लें। ठीक है, तो उसके लिए हम pH यूज़ करते हैं, pH का स्केल यूज़ करते हैं। इसको हम देख लेते हैं। सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन आर फ्रीक्वेंटली वेरी स्मॉल नंबर, it become essential to devise a scale which can express the concentration in a convenient way। तो convenient way में हम इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्केल हमने बना लिया। सोरेनसन ये डेनिश बायोकेमिस्ट था, इन 1905 proposed a more practical measure called pH।
The concept of pH provides a mean of measuring the acid base strength कि हम यहाँ से acid base strength निकालते हैं, solution को check करते हैं कि acidic है या basic है. By formal definition, a pH is equal to the negative logarithm of the hydrogen ion concentration in mole per dm cube. Simply हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आयन की concentration है, उसका नेगेटिव लॉग ले लें. नेगेटिव लॉग मीन 1/h आयंस कंसंट्रेशन ले लें. ठीक है, 1/h आयन है हमारे पास, तो उसका लॉग ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, नेगेटिव लॉग ऑफ एच आयन कंसंट्रेशन. और वो यही हमारे पास क्या होता है, इसको हम पीएच कहते हैं. SPL Sorensen originally wrote the symbol as pH, called P the hydrogen ion exponent. P का मतलब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन आयन एक्सपोनेंट है. ठीक है, इट इज मीटियल लेटर, इनिशियल लेटर ऑफ पोटेंस, जर्मन लैंग्वेज है. ठीक है, पोसेंस हम इसको कहते हैं कि फ्रेंच में वर्ड है, एंड पावर इंग्लिश में कि पावर ऑफ जो है ना इसकी कंसंट्रेशन. ठीक है, ये जस्ट उसको वर्ड्स डिफरेंट में चेंज किया हुआ है. इट इज नाउ कस्टमरी टू राइट द सिंबल एज पीएच. ये हमारे पास जैसे पावर ऑफ समथिंग होते हैं 10⁻², 10⁻3. ठीक है, तो इसको ये पावर की टर्म में यूज किया जा रहा है कि पी के लिए. ठीक है, और एच जो है हाइड्रोजन आयन के पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन. ठीक है, सिंपली आप ये कह रहे हैं, या इसको हाइड्रोजन आयन एक्सपोनेंट कह सकते हैं. This keep in mind that equation 3.11 is simply a definition designed to give us the convenient number to work with. ठीक है, कि हम पॉइंट्स की बजाय हम 10⁻⁻7 -14 की बजाय हम उसको कन्वीनियंट नंबर में यूज कर सकते हैं. Furthermore, the term H positive ion pertains only to the numerical part of the expression for the hydrogen ion concentration. हम क्या करें यहाँ पे, जैसे हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को की वैल्यू लिख ली थी. ठीक है, हम क्या करते हैं कि पीएच ऑफ सॉल्यूशन के लिए भी इजी स्केल बना लिया. और जैसे हमारे पास जो है ये जो थी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी एक रेशियो ही थी कंसंट्रेशंस की. ठीक है, तो वो भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी थी. तो यहाँ पे हमारे पास पीएच भी हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाती है. अब ये हमारे पास देखते हैं हम, सिंस pH is simply way to express the H ion concentration, acidic or basic solution at 25 centigrade grade can be identified by their pH values. ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा, जिसकी कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो 1 × 10⁻⁻7 मोलर से ज़्यादा हो. जब हम इसकी कंसंट्रेशन का पीएच लेंगे, यानी नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेंगे, तो इसकी पीएच क्या होगी, 7 से लेस होगी. यानी 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, और जैसे ही पीएच कम होने जाए 7 से, तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है. और बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब उनकी पीएच 7 से ज़्यादा हो. ठीक है, तो 7 से ज़्यादा पीएच कब आएगी, जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो लेस होगी 1 × 10⁻⁻7 मोलर से. और न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसकी में H आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल हो हमारे पास 1 × 10⁻⁷ के, यानी उसकी pH 7 हो. A scale analogous to the pH scale can be devised using the negative logarithm of OH ion concentration. ठीक है, जैसे हमने H आयन कंसंट्रेशन लिया, हम इसी तरह OH आयन भी कंसंट्रेशन ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन. ठीक है, तो इसको POH कहेंगे. नाउ कंसिडर अगेन द एनी प्रोडक्ट ऑफ वाटर, कि जिसमें हमारे पास H कंसंट्रेशन एंड OH कंसंट्रेशन इक्वल थी, और टोटल हमारे पास KW आ रहा था 1 × 10⁻⁻14. अब हम क्या करें, दोनों साइड्स का लॉग ले लें. ठीक है, लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन प्लस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन इज इक्वल टू लॉग ऑफ KW. अब इसको माइनस में कर दें. ठीक है, माइनस लॉग ऑफ H नेगेटिव आयन माइनस log of OH negative ion is equal to minus log of KW. तो इसका मतलब है
माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या होता था PH, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयन क्या था POH, और माइनस लॉग ऑफ KW क्या था उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 14, यानी ये टोटल वैल्यू 14 है, उसके अंदर से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो PH और POH की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल 14 है, तो अगर हमें एक वैल्यू दी हुई है तो हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को रीअरेंज करके। नीचे आप लोगों को डिफरेंट जो है फ्रूट्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यू दी हुई है, पीएच वैल्यू दी हुई है, जैसे लेमन है, विनेगर है, वाटर आ गया, मिल्क आ गया, डिफरेंट मटेरियल है, ब्लड है हमारे पास, ठीक है, सी वाटर है, ग्रेप फ्रूट, ये सारी चीज़ों की आपको जो है पीएच वैल्यू दी हुई है, कौन सी चीज़ एसिडिक है कौन सी बेसिक है। इसी तरह रिलेशनशिप बिटवीन एच पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन की आपको पता है कि कंसंट्रेशन अगर 1 है उसका नेगेटिव लॉग लोगे तो 0 आ जाएगा, और OH की आयंस की कंसंट्रेशन मैक्सिमम, एक चीज़ कम है तो दूसरी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब वही सारी डिजिट आपको यहाँ पे उसको सॉल्व करके बताया हुआ है कि अगर 10⁻⁻14 है तो इसका पीएच कितनी आएगी 14, तो पीएच 14 आ रही है तो OH कंसंट्रेशन कितनी आएगी इसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। इसी तरह न्यूमेरिकल आप लोगों ने ये लाजमी करने हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं ये, जैसे मैं आपको दिखा दूं कि उन्होंने क्या पूछा, कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग, जब इतने नॉर्मल HCl है, ठीक है, कंसंट्रेशन दी हुई है, फिर इसी तरह मोलर सोल्यूशन दिया हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसी तरह नॉर्मल सोल्यूशन दिया हुआ है HNO3 का, और इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी 3 एसिड हैं एक बेस है। तो सिंपल आप लोगों ने उसका नेगेटिव लॉग लेना है, और सल्फ्यूरिक एसिड में 2 दफ़ा इक्विवेलेंट मास आ जाती है, यानी कि मोलर मास और इक्विवेलेंट मास, नॉर्मल सोल्यूशन और मोलर सोल्यूशन डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इसको डबल करना पड़ेगा। मैं जैसे आपको वैसे बता रही हूँ, आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा और खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। अब एसिड है और एंड वाला हमारे पास क्या था बेस, तो वहाँ से उसकी बेस की वैल्यू भी निकाल लेनी है कि उसकी पीएच कितनी आ रही है। इसी तरह हमारे पास क्या है, उन्होंने फॉर्मिक एसिड दिया है 1.5% डिसोसिएटेड है, उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, उसकी पीएच निकालनी है आप लोगों ने। इस तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने करना है, तो ये न्यूमेरिकल मैं अभी यहाँ पे आपको नहीं बता रही, लेकिन आप लोगों ने इसको सॉल्व करने हैं, आप लोगों को ये सारे न्यूमेरिकल आने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस क्या हैं पीएच की, कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है। आपको पता है जहाँ भी हम जो स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो डिपेंड करते हैं मीडियम पे, कि मीडियम की पीएच कितनी है, एसिडिक है या बेसिक है। तो वो रिएक्शन या बहुत से बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हैं वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं, अगर थोड़ी सी भी पीएच चेंज हो जाए तो वो रिएक्शन नहीं होता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इवन हमारा जो ब्लड है उसकी एक स्पेसिफिक पीएच है, अगर उसकी पीएच चेंज हो जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हमें पीएच को कंट्रोल करना पड़ता है, तब हमारे पास बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट मीडिया इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। देयर आर 4 मेन एप्लीकेशन ऑफ पीएच डिटर्मिनेशन। हम जनरली 4 एप्लीकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन, द एक्सट्रैक्शन स्टेबिलिटी थेराप्यूटिक efficacy of a large number of pharmaceutical preparation depend upon the degree of acidity and alkalinity as shown by the following example। कि हमारे पास जो भी मेडिसिन बनी है, जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं वो डिपेंड करें एसिड और बेस नेचर, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दी जा रही है, इन द प्रिपरेशन ऑफ इंजेक्शन ऑफ पिट्यूटरी हॉट वाटर कंटेनिंग एसिटिक एसिड विच गिव अ पीएच ऑफ 3 to 4 इज यूज्ड एज दिस गिव अ मैक्सिमम यील्ड। के हमारे पास जो है रिएक्शन की मैक्सिमम यील्ड लाने के लिए भी हमें पीएच मेंटेन करनी पड़ेगी। इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ इंसुलिन फ्रॉम पेनक्रियाज अल्कोहल whose pH is adjusted to 3 to 3.4 with HCl is ideally used। कि यहाँ पे हमारे पास ने जो है मैक्सिमम कोई भी स्पीशी को गेन करना है तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि उसकी भी पीएच मेंटेन हो रही है। विटामिन बी प्रिपरेशन आर सेंसिटिव टू द पीएच ओवर 5। दे आर these are more stable at pH 3.5 to 4.5, यानी कि pH 5 के बाद जो है उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो रही है, वो प्रिपेयर नहीं हो रही, उससे नीचे वाली pH के ऊपर ही ये
बेस्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है। लोअरिंग द पीएच ऑफ मैनी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इंक्रीज देयर एफिशिएंसी, कि उनकी एफिशिएंसी को भी हम मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्री में हमने कोई भी मटेरियल बनाना है, कोई भी प्रोडक्ट बन रही है, तो वहाँ पे भी पीएच जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी है। द इन्वर्जन ऑफ शुगर केन इज गवर्न, ये मेरा ख्याल है एक्सपेरिमेंट ये हम करते भी हैं, जब काइनेटिक्स वाला एक्सपेरिमेंट होता है ना, काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, तो लैब में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं हम कि शुगर के अंदर उसकी हाइड्रोलिसिस हो रही है, तो एसिड में कैसी हाइड्रोलिसिस होगी, एसिड के बगैर कैसी होगी, ठीक है। तो यानी कि एसिड मीन के लो पीएच के ऊपर जो है वो रिएक्शन प्रोसीड आउट होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, और जो है अगर हम एसिड नहीं डालते तो रिएक्शन जो है उसकी यील्ड कम हो सकती है या उसका प्रोसीड ही नहीं होता, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी हमारे पास जो है वो पीएच डिपेंडेंट हो सकते हैं। द इन्वर्जन ऑफ शुगर केन इज गवर्न्ड बाय द एक्टिव एसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन, we hydrolyze a sugar solution by means of equal volume of 0.1 normal HCl and 0.1 normal acetic acid, ठीक है। दो solutions ले लिए। We find that the efficiency of HCl as hydraulic agent is much more greater than that of the acetic acid, ठीक है, कि HCl के अंदर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो ज़्यादा हाइड्रोलाइज होगा एज कम्पेयर टू एसिटिक एसिड। आपको होता है HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, कम्प्लीटली हाइड्रोलाइज होता है, और ये एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन्वर्जन ऑफ शुगर केन इज सो कंट्रोल बाय द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, कि ये डिपेंड किसके कर रही है, पीएच के ऊपर, विच इज डिफरेंट इवन फॉर द सेम स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट एसिड, कि हम चाहे उनकी कंसंट्रेशन एसिड की सेम लग रहे, लेकिन आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा वीक एसिड है, तो ये इस पर भी डिपेंड करती है, चाहे उनकी कंसंट्रेशन सेम भी क्यों है। दिस फैक्ट एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच वैल्यू इन द शुगर इंडस्ट्री, कि शुगर इंडस्ट्री में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, कि हम जब शुगर बना रहे हैं, ये शुगर की कन्वर्जन हो रही है, तो वो भी पीएच डिपेंडेंट है। इन द सेम वे रेगुलेशन ऑफ पीएच इज एसेंशियल इन द टेक्सटाइल, लेदर, पेंट एंड अदर इंडस्ट्रीज, के हर जगह पे जहाँ भी रिएक्शन हो रहा है वो किसी अगर पीएच डिपेंडेंट है, तो वो जब तक पीएच मेंटेन नहीं होगी हमें प्रॉपर यील्ड नहीं मिलेगी। इसी तरह हमारे पास क्या एनालिटिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। द इंक्रीज ऑफ एसिडिटी और अल्कलिनिटी by combine control the preparation or precipitation of certain substances in quantitative and qualitative analysis, हम जो भी सब्सटेंस बना रहे हैं, चाहे वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू हो रहा है या उसकी कोई ना कोई हम प्रॉपर्टी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या है कि एसिडिटी और बेसिसिटी जो है वो कंट्रोल करते हैं हम। इन वॉल्यूमेट्रिक एज वेल एज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ पीएच इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस, चाहे हम टाइट्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी पीएच को मेंटेन करना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास क्या है फिजियोलॉजिकल एप्लीकेशंस, ठीक है। द पीएच ऑफ नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज मेंटेन एट 7.35, any marked deviation from this value showed adverse condition like diabetic coma, in which the pH of blood may drop to 6.82, कि नॉर्मल ब्लड की पीएच जो है उससे अगर पीएच चेंज होती है तो जो है ना डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं और प्रॉब्लम हो सकती हैं। दस लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैन सेट in if there is a slight deviation of the pH from the normal value, नॉर्मल वैल्यू से जैसे थोड़ा सा ही चेंज आएगा तो जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है। द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज लेस देन 2, कि जो हमारा स्टोमिक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच क्या है, लेस देन 2 है, यानी बहुत ज़्यादा एसिडिक है, तभी वो जो भी चीज़ हम खा रहे होते हैं तो वो उसको डाइजेस्ट कर देता है। द इंक्रीज इन पीएच में कॉज वोमिटिंग, कि अगर पीएच कम इंक्रीज हो जाए यानी बेसिसिटी वाली साइड पे आ जाए तो हमें वोमिटिंग हो जाती है, यानी उसकी पीएच डिस्टर्ब हुई है तो हमारा स्टोमिक डिस्टर्ब हो जाता है। द कंट्रोल ऑफ द पीएच ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इम्पोर्टेंट because the efficiency of digesting enzyme is maximum only at a specific pH। आपको ये पता है कि स्टमक में पीएच और है, स्मॉल इंस्टेंटाइन के अंदर पीएच और है,
लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पीएच और है, ठीक है, यानी हर जगह पे पीएच का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और वहाँ पे उसी का जो प्रोसेस हो रहा है मीन कि आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है कि फूड एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर जा रही है, तो वहाँ पे पीएच जो है यानी जो एनर्जी है वो ब्लड में जा रही है, तो वहाँ पे क्या है कि पीएच डिपेंडेंट है कि अगर वहाँ पे भी एसिडिटी होगी या वहाँ पे भी पीएच चेंज होगी तो जो है हमारे ब्लड को एनर्जी नहीं मिलेगी या फूड जो है ट्रांसफ़र जो है वो नहीं होगी, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्म में आपको पता है ये ट्रांसफ़र होती है, तो जो है मीन के हमारे बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो भी प्रॉपरली जो है ना वो वर्क नहीं करेंगे जब तक पीएच मेंटेन नहीं होगी। The deviation from pH value will hinder or even stop the action of enzyme के हमारा pH change होगी तो enzyme का action भी change हो गया। It has also been found that eye drops having pH value more than or less than 7.35 cause much eye irritations. Initiation of the eye की बजाय मेरा ख्याल eye irritation होगा कि मीन eyes ड्रॉप भी हम डाल रहे हैं तो उसकी पीएच भी जो नॉर्मल जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा या कम होगी तो आइज़ के लिए भी प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो यानी कि जो भी प्रोसेस है वो पीएच डिपेंडेंट है और वहाँ पे अगर पीएच में चेंज आएगा तो वहाँ पे डेविएशन आ सकते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम देखते हैं कि पीएच को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। The pH of any solution may be determined by indicator methods and EMF method, ठीक है, कि हम पोटेंशियल के थ्रू मेजर कर सकते हैं या इंडिकेटर मेथड से मेजर कर सकते हैं। इंडिकेटर मेथड आप सिंपली कह दो कि ये हम इंडिकेटर्स के साथ मिक्स करके कर सकते हैं या पीएच स्ट्रिप्स होती हैं हमारे पास उसके थ्रू जो है उसमें डिप करके तो उससे भी हम कंपेयर करके उसको मेजर कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं इंडिकेटर मेथड और फिर हमारे पास क्या है ईएमएफ मेथड है। In this method, the principle of making pH measurement is based on the fact that various indicators change in color when they are acted upon by solution of different alkalis or acidities। कि जब हमारे पास कोई एसिडिक सोल्यूशन आएगा तो जो इंडिकेटर है उसकी कलर चेंज होगा, लेकिन हमारे पास जो है अगर बेस आए तो फिर हमारे पास क्या होगा कि उसका कलर चेंज होगा, यानी इंडिकेटर हमें जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा पीएच के बारे में। The solution to be examined is mixed with a suitable indicator and the color obtained is compared with the color of series of mixture of the same indicator with the buffer solution of known pH। ये हमने क्या किया, हमें अननोन सोल्यूशन है उसके अंदर हमने इंडिकेटर ऐड कर दिया तो वो जो कलर देगा उसको हम जो है डिफरेंट जो नाउन पीएच का सोल्यूशन होगा उससे हम उसके कलर से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आप सिंपली क्या करते हैं कि पीएच पेपर ले लेते हैं तो उसको जो अननोन पीएच वाला सोल्यूशन है उसमें डिप करते हैं और वो कलर जो दे रहा है, ठीक है, उसको हमारे पास एक सीरीज़ होती है 1 पीएच से लेकर 14 पीएच तक, तो उसमें जो कलर मैच करेगा तो वहाँ से हम पता कर लेंगे कि इसके पीएच जो है वो इतनी है इस कलर वाले के साथ मैच करिए, ठीक है। या हम सॉल्यूशंस के साथ कर लेते हैं या पीएच पेपर होता है हमारे पास इजीली हम उससे मेजर कर सकते हैं। The buffer solution which gives the same color as the test solution has the same pH value, कि जिस pH से ये मैच करेगा वो उसकी pH होगी, ठीक है। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या है ईएमएफ मेथड, कि यानी हम पोटेंशियल मेजर कर लें तो वहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो उनमें एक हमारे पास क्या है ग्लास इलेक्ट्रोड है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। The pH of a solution is accurately measured from EMF measurements, कि हम जो है ईएमएफ मेजरमेंट से यानी पोटेंशियल डिफरेंस से मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसे हम कह रहे होते हैं। इन प्रिंसिपल द एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन और द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन अ सॉल्यूशन कैन बी डिटरमिन्ड बाय सेटिंग अ सेल इन विच वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल टू दी हाइड्रोजन आयन, कि हम ऐसा सेल बनाते हैं जिसमें एक इलेक्ट्रोड जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से सेंसिटिव है, यानी उसकी कंसंट्रेशन चेंज होती है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, और चेंज होती है रिवर्सिबल है, यानी कि
एसिड में रखेंगे तो कुछ और आएगी, बेस में रखोगे तो कुछ और आएगी, वो उसका पोटेंशियल चेंज होगा। तो वहाँ से हमारे पास जो है वहाँ से हम डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे पीएच मीटर होते हैं, अगर आप लोगों ने उसको यूज़ किया हो लैब में तो आपको आइडिया हो जाएगा। द इलेक्ट्रोड इज डिप इन द सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच, कि जिस सॉल्यूशन की हमने पीएच मालूम करनी है उसमें इसको डिप किया जाता है। द अदर इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, कि दूसरे वाला इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो रेफरेंस होता है, ठीक है, जिसको हम SHE कहते हैं, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, या स्टैंडर्ड कैरामल इलेक्ट्रोड होते हैं, या अदर टाइप के सिल्वर क्लोराइड वगैरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। हमारे पास डिफरेंट इलेक्ट्रोड होते हैं, वो रेफरेंस है, ठीक है। द ग्लास इलेक्ट्रोड इज कॉमनली यूज इन द मेजरमेंट ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है जो कि पीएच को मेजर कर रहा है, उसकी एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, ग्लास इलेक्ट्रोड है। ये पीएच मीटर के अंदर जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो ग्लास इलेक्ट्रोड है। हम उसको डिप करते हैं पीएच सॉल्यूशंस के अंदर, तो वो हमारे पास उसी टाइम जो है हमें पीएच के ऊपर जो है ना, पीएच मीटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, कि पीएच की वैल्यू मिल जाती है कि सॉल्यूशन की पीएच इस टाइम कितनी है। अब ग्लास इलेक्ट्रोड को देख लेते हैं हम कि क्या होता है। इट इज़ the universally employed electrode for pH measurement. It works on the principle that when two solutions of unknown pH values are separated by a glass membrane, the exchange of hydrogen ions between the solution and glass take place. कि हमारे पास क्या है कि दो सॉल्यूशन हैं, यानी एक तो ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर सॉल्यूशन होगा, दूसरा हमारे पास अननोन सॉल्यूशन है जिसका हमें पीएच नहीं मालूम। जब इन दोनों को आपस में इन कॉन्टैक्ट करवाया जाएगा तो क्या होगा, आपको पता है कि एक की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो दूसरे की कम है, तो दोनों के अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन होगा। जितना एक्सचेंज होगा वही उसका डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू दिस एक्सचेंज अ पोटेंशियल डिवेल्प अक्रॉस द मेम्ब्रेन, की ये जो ग्लास मेम्ब्रेन होती है उसके दरम्यान में एक पोटेंशियल डिवेल्प हो गया, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन पीएच वैल्यू ऑफ टू सॉल्यूशन। कितना पोटेंशियल डिवेल्प होगा वो डिपेंड करता है कि पीएच में कितना चेंज है। इफ द पीएच ऑफ वन ऑफ द सॉल्यूशन इज मेंटेन्ड कांस्टेंट एंड अदर इज वेरिड, द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड ओबेज द इक्वेशन, कि एक का पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी ग्लास इलेक्ट्रोड के अंदर जितना था वो कांस्टेंट है, और जो सॉल्यूशंस का अंदर चेंज हो रहा है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि इसके वेरिएशंस के साथ जो पोटेंशियल बन रहा है और उसके साथ जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस का तो कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशंस क्या आएगी, जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड आ जाएगा वो EG0 आएगा, और पूरे सेल का निकालना है तो क्या हो जाती है इक्वेशन, EG इज इक्वल टू EG0 माइनस RT ओवर F लॉग नेचुरल एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जब हम इसको ले रहे हैं एट 298 केल्विन, यानी कि 25 सेंटीग्रेड मेरा ख्याल ये बनता है, इसको केल्विन को कन्वर्ट करने हैं, तो ये वैल्यू R क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, F क्या है, फैराडे कांस्टेंट है। तो अब इसकी वैल्यू पुट करें तो ये 0.0591 बन जाती है, और एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है, यानी उसका लॉग नेचुरल ऑफ हाइड्रोजन आयन हमारे पास क्या है, उसकी पीएच आ जाती है। वो सिंपल लॉग था, अब ये लॉग नेचुरल है, तो आपको पता है लॉग नेचुरल को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करें तो वो क्या हो जाए 2.303 लॉग ऑफ, ठीक है, तो वो 2.303 भी यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये सिंपल हमारे पास पीएच रह जाएगी। where EG0 is a constant characteristics of each class electrode, यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है ये वो आ जाएगा। इट्स वैल्यू डिपेंड अपॉन द पार्टिकुलर अरेंजमेंट एम्प्लॉयड। इक्वेशन यहाँ पे मेरा हाल इक्वेशन नंबर चेंज हुई है, suggest that the glass electrode can be conveniently employed for the determination of pH value of the solution, कि ग्लास इलेक्ट्रोड को यूज़ कर सकते हैं। ये इक्वेशन ये मेरा 3.15 की बात कर रहे हैं, ठीक है। दी असेंबली ऑफ ग्लास इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ थिन ग्लास बल्ब, ये नीचे इसकी पिक्चर दिखाई होगी नेक्स्ट वाले पेज पे। ये हमारे पास होता है क्या कि थिन ग्लास का बल्ब है फिल्ड विद 0.1 नॉर्मल HCl, इसके अंदर HCl का सोल्यूशन ऑलरेडी होता है, उसकी स्पेसिफिक पीएच है, उसकी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, ठीक है, ये हमें नाउन है। दो जो नाउन नहीं होती वो हमने मेजर करनी होती है। एंड सिल्वर वायर कोटेड विद द सिल्वर क्लोराइड इज इमर्स इन इट, कि ये जो इलेक्ट्रोड बना होता है इसके अंदर क्या है, सिल्वर की वायर है
उसके ऊपर सिल्वर क्लोराइड लगा हुआ है और ये जो वायर है ये HCl के सोल्यूशन के अंदर डिप है। ये हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड का बल्ब है, ठीक है। द बल्ब इज देन प्लेस इन अ सोल्यूशन ऑफ अननोन पीएच, कि ये जो बल्ब है इसको हम यानी ग्लास इलेक्ट्रोड को डिप कर देते हैं जिस सोल्यूशन की हमने पीएच निकालनी होता है, एंड इज कंबाइंड विद द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यील्डिंग द सेल, और एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ लगा देते हैं ताकि ये सेल कंप्लीट हो जाए। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? अगर आप लोगों ने जो है गलमैनिक सेल और डैनियल सेल या इस तरह के सेल्स के बारे में पढ़ा हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हम इस तरह की इक्वेशन लिखते हैं। सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है? सिल्वर क्लोराइड। उसमें सोल्यूशन कौन सा है? 0.1 नॉर्मल HCl है और ये ग्लास मेम्ब्रेन के तौर पे के अंदर है यानी ग्लास इलेक्ट्रोड है। उसके बाद दूसरी साइड पे हमारे पास क्या है? सोल्यूशन जिसकी पीएच हमें नहीं मालूम, और उसके साथ जो है हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड लगा होता है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कोई भी यानी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लगा होता है। ओवरऑल हमारे पास EMF ऑफ दिस सेल एट 298 केल्विन इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ER, रेफरेंस की जितनी वैल्यू आ रही है और माइनस कर दें हमारे पास EL, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ग्लास इलेक्ट्रोड की आ रही है तो ई सेल इज इक्वल टू ई रेफरेंस माइनस उस बाकी सारी ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी वही इक्वेशन यहाँ पर पुट कर दी है। दस दी सेल EMF इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ pH of the solution in with the glass electrode is there, के pH चेंज होगी तो E of cell चेंज हो जाएगी और ये हमें पोटेंशियोमीटर जो यहाँ लगा होता है उससे हमें वैल्यू मिल जाती है। तो ये आपको ये दिखाया हुआ है कि अननोन सोल्यूशन है, उसके अंदर जो है ग्लास इलेक्ट्रोड का बल्ब पुट किया है और दूसरी साइड पे पोटेंशियोमीटर के साथ अटैच है और उसके साथ साथ जो है स्टैंडर्ड एक इलेक्ट्रोड लगा होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। To measure the pH of unknown solution, EG0 is first measured by dipping the glass electrode in a series of solution of unknown pH value। कि हम क्या करते हैं? पहले उसकी रेफरेंस वैल्यू निकाल लेते हैं जिसे हम EG0 कहते हैं। ये हमें नॉन pH के साथ जो है इसकी वैल्यू निकाल लेती है। Once EG0 for a particular arrangement is determined, the electrode is then placed in a solution of unknown concentration। जैसे हम पहले भी करते हैं कि हम पहले रेफरेंस लगाते हैं, रेफरेंस वो चीज़ होती है जो हमें मालूम होती है, ठीक है। तो जो है उससे करते हैं, उसके बाद अननोन की मेजर करते हैं और फिर हम वहाँ से हमें pH की वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। Glass electrode is the most convenient and has a nearest approach to a universal pH electrode कि हम यहाँ मोस्टली ये यूज़ कर लेते हैं। It is not affected by oxidizing or reducing agent or by impurities in the solution। ये जस्ट pH को डिटरमिन करता है, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट या impurities पे इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। In strongly alkaline solution, ordinary glass is attacked by alkali and electrode made of special quality glass should be used, ठीक है। वो स्पेशल हम ग्लास लेते हैं क्योंकि ग्लास अल्कली के साथ रिएक्ट अगर कर जाए तो वो फिर तो हमें रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। मोरओवर इट कैन नॉट बी यूज इन प्योर एसिटिक एसिड, इथेनॉल एंड जेलेटिन, कि ये इनके लिए भी यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम ना कर सके इसके साथ। तो स्टूडेंट ये तो था आज का लेक्चर, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लेना है, याद कर लेना है और न्यूमेरिकल लाजमी करना है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल आप लोगों को फाइनल के एग्ज़ाम में आ भी सकते हैं।